तो आज हम आपको जनसंख्या वाले चैप्टर से जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया ये टॉपिक समझाने जा रहे हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि कम होना या ज़्यादा होना ये चलता है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन तीन प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, यानी जो परिवर्तन होते हैं वो तीन प्रक्रियाओं के द्वारा होते हैं: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर ये जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। यदि जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या बढ़ रही है। और यदि मृत्यु दर ज़्यादा है, जन्म दर कम है, इसका मतलब जनसंख्या कम हो रही है, कम होगी। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, यानी एक वर्ष में प्रति 1000 यानी 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है, तो इसलिए स्वाभाविक इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा कि जनसंख्या बढ़ेगी। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। यानी 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या कि 1000 पर कितने मरे, मृत्यु दर क्या कहलाती है। मृत्यु दर में तेज गिरावट यानी मृत्यु दर कम हो गई है, भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया एवं इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई। हम लोग पिछले दिनों में हम लोगों ने इसके आंकड़े देखे थे, तो 1981 के बाद जो दर थी जनसंख्या वृद्धि की वो थोड़ी कम हुई। तो उसका कारण क्या कि जन्म दर जो तेज थी, ज़्यादा थी, उसमें भी थोड़ी कमी आई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। और इस प्रकार के चलन का क्या कारण है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास, यानी लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास प्रवास आंतरिक यानी देश के भीतर भी होता है, या अंतर्राष्ट्रीय यानी देशों के बीच, दो देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि वो तो अपने देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह रह रही है, तो देश की जनसंख्या तो उतनी की उतनी रहेगी। लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है, यानी एक जगह की ज़्यादा घनी हो जाएगी, दूसरी जगह की विरल हो जाएगी। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी जनसंख्या वितरण कहाँ कैसा है। ठीक है, अब देखिए क्रियाकलाप। एक मानचित्र पर अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के जन्म के समय से प्रवास को दर्शाइए और प्रत्येक प्रवास के कारणों की व्याख्या करने का प्रयास कीजिए। ये भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, यानी ग्रामीण क्षेत्र से व्यक्ति जो है शहरी क्षेत्र की ओर जा रहा है और वहाँ पे रह रहा है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारक प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। आकर्षण नहीं, अपकर्षण, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक प्रभावी होते हैं, यानी वहाँ आकर्षण नहीं है बल्कि अपकर्षण है। वहाँ का जीवन थोड़ा
देखने में उतना अच्छा नहीं लगता, शहर का जीवन ज़्यादा अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कि गांव का जीवन देखने में गरीबी वाला दिखता है, और शहर में रोज़गार के मिलने के भी मतलब चांस होते हैं। तो बेरोज़गारी, गांव में जो बेरोज़गारी है उसके कारण भी जो है शहरों की ओर, गांव का व्यक्ति शहरों की ओर जा रहा है। तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव और रोज़गार में वृद्धि, नगरों में रोज़गार में वृद्धि हो रही है और वहाँ का जीवन शहर का थोड़ा आकर्षण वाला है, प्रभावित करने, देखने में अच्छा लगता है। तो इस वजह से जो है अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। तो इस वजह से गांव का व्यक्ति जो रोज़गार की तलाश में भी जाता है वो शहर में जाकर के बस गया है। अब देखिए, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों और नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। तो आप देखिए कि जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं, तो वो पूरे परिवार सहित नहीं आते। बहुत से व्यक्ति जो है अकेले आते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ लिंग में क्या अंतर आएगा कि वहाँ पुरुषों की संख्या बढ़ेगी, महिलाओं की कम हो जाएगी। 1951 में कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई। यानी नगरों की संख्या बढ़ गई। और एक दशक यानी 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई। तो देखिए कितनी तेज़ी से शहरों की जनसंख्या बढ़ी है। अब देखिए आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यानी किस आयु समूह में लोगों की संख्या कितनी है, ये आयु संरचना है। यानी किस उम्र के लोगों की संख्या कितनी। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र के आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे की निर्धारक भी होती है। कहने का मतलब ये है कि यदि किसी क्षेत्र में बच्चों और वयस्कों की संख्या ज़्यादा होगी, वृद्धों की कम होगी, तो वो वहाँ पे वो क्षेत्र ज़्यादा कार्यरत होगा, क्योंकि वयस्क ज़्यादा कार्य कर पाते हैं वृद्धों की अपेक्षा। बल्कि बच्चों की भी कम होगी, वयस्कों की ज़्यादा होगी और वृद्धों की भी कम होगी, तो वो क्षेत्र ज़्यादा कार्यशील होगा। अब देखिए, किसी राष्ट्र की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है। बच्चे सामान्यतः 15 वर्ष से कम, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते क्योंकि छोटे हैं, तथा इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। और वयस्क जो 15 से 59 वर्ष की उम्र के हैं, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील होते हैं। यानी कामकाजी उम्र है, ये काम करने वाले लोग होते हैं इस उम्र के, और जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। और यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है, यानी ये कार्य करने वाली जनसंख्या है। और वृद्ध जो 59 वर्ष से अधिक हैं, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, मतलब इच्छा है तो करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। तो ये यहाँ पे ये जो चित्र बना है, इसके द्वारा वयस्क, भारत में उम्र संरचना का ये चित्र है। वयस्क हैं हमारे यहाँ 58.7%, कुल जनसंख्या का 58.7% वयस्क हैं। वृद्ध हैं हमारे यहाँ 6.9%
और बच्चे हैं 34.4%। तो इस तरह से हमारे यहाँ कार्यशील जनसंख्या अच्छी है। अब बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि बच्चे और वृद्ध ये आश्रित होते हैं कार्यशील जनसंख्या पर, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होता। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को ये चित्र के द्वारा हम लोगों ने देखा। तो आप देखिए, आप इसमें अब आप अपने क्षेत्र में ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं जो कि घरेलू सहायकों एवं श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं, यानी घर में मदद कर रहे काम करने की या श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये नाम नोट कर सकते हैं, आप संख्या गिन सकते। दूसरा, आपके क्षेत्र में कितने वयस्क बेरोजगार हैं। तीसरा, आप इसके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं, मतलब क्यों। अब देखिए लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता, यानी महिलाओं की संख्या कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2011 के बीच में लिंग अनुपात की सारणी नीचे दे रहे हैं। ये देखिए सारणी, यहाँ पे 1951 में 1000 पुरुषों पे 946 महिलाएं थीं जो है। 1961 में 1000 पुरुषों पे 941 महिलाएं यानी कम हो गई। 1971 में और कम हो गई, 1000 पुरुषों पे 930 महिलाएं। 81 में 1000 पुरुषों पर 934 यानी थोड़ी सी बढ़ी। फिर 91 में थोड़ी कम हो गई, 929 रह गई। फिर 2001 में 933 थोड़ी बढ़ गई और 2011 में भी बढ़ी हैं 943। तो इस तरह से ये लिंग अनुपात कहलाता है। अब देखिए इसमें केरल में प्रति 1000 यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, यानी यहाँ पुरुष कम है महिलाएं ज़्यादा हैं। पांडिचेरी में प्रति 1000 पर यहाँ भी महिलाएं ज़्यादा हैं 1038, जबकि दिल्ली में प्रति 1000 पर 866 महिलाएं ही हैं। तथा हरियाणा में यानी ये भी अंतर है अलग अलग, 1000 पर 877 हैं। इस प्रकार विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है, यानी कहीं पर पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या में कहीं पर महिलाओं की ज़्यादा है पुरुषों से, और कहीं पर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम है। सबसे अधिक महिला साक्षरता दर कौन से राज्य की है और क्यों, ये ज्ञात करिए। तो बच्चों जो है आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।